हेलो स्टूडेंट। आज अपन स्विट्ज़रलैंड की जो संसद है, संघीय सभा या जिसको संघीय संसद के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके ऊपर अपन उसका अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार वो कार्य करती है और उसका गठन कैसे किया गया है, कितने सदनों से मिलकर वो बनी है। जैसा कि अपन ने देखा कि स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वो निर्मित है, लिखित है, निर्माण किया गया है और अभी 2000 में उस नया जो संविधान लागू हुआ उसके अनुसार संघीय सभा के या संघीय संसद के 2 सदन रखे गए हैं। यानी संसद को द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की तरह बनाया गया है। 2 सदन है, एक है प्रतिनिधि सभा और दूसरा है सीनेट। प्रतिनिधि सभा पहला सदन है और दूसरा है सीनेट। अब देखिए, इस स्विस संघीय सभा को क्या शक्तियाँ दी गई है, क्या ये वास्तव में सर्वोच्च है या कानून बनाने के मामले में, संविधान संशोधन करने के मामले में या अन्य जो नियुक्तियाँ होती है उनके मामलों में। यदि अपन संविधान की बात करें तो संविधान में इसकी सर्वोच्चता के बारे में ये लिखा हुआ है कि जनता के अधिकारों और कैंटन के अधिकारों के प्रतिबंध के साथ साथ राज्यमंडल की सर्वोच्च शक्ति संघीय सभा में निहित है। कि यानी ये संसद एक तरीके से सर्वोच्च तो है, लेकिन इसके ऊपर जनता का और कैंटनों का क्या है, प्रतिबंध है। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और वहाँ पर चाहे संविधान संशोधन हो या कानून से संबंधित कोई भी कार्य हो, जनता स्वयं भाग लेती है। जनता स्वयं कानून का प्रस्ताव लेकर आ सकती है या संघीय सभा में पहले प्रस्ताव रखा गया है तो उसको फिर जनमत संग्रह के लिए रखा जाता है। केंद्रीय शासन की बात करें तो संघीय सभा को वहाँ सर्वोपरि महत्व दिया गया है। इसके द्वारा बनाए गए जो भी कानून है या कोई भी संघीय वहाँ की कार्यपालिका है या फिर व्यवस्थापिका जो संघीय सभा जिसके ऊपर अपन अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इसके द्वारा पारित कानून को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। यानी संविधान की व्याख्या करने का कार्य या संसद द्वारा बनाए गए कानून वैध है या अवैध है या संविधान के विरुद्ध है या नहीं, ये भारत की तरह और अमेरिका की तरह जैसे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ये देखता है और न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उनको दिया हुआ है, वैसा स्विट्ज़रलैंड के संविधान में नहीं किया गया। संघीय सभा द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका जो है वो अवैध घोषित नहीं कर सकती है। अब सबसे पहले अपन स्विस संघीय सभा की कुछ विशेषताओं के ऊपर चर्चा करते हैं। अपन देखते हैं कि इसको शासन का सर्वोच्च अंग माना गया है क्योंकि इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका जो है वो अवैध घोषित नहीं कर सकती है। यदि संघीय सभा के ऊपर स्विट्ज़रलैंड की जो संसद है उसके ऊपर किसी प्रकार का यदि कोई प्रतिबंध है तो वो सिर्फ है एक तरीके से जनता का प्रतिबंध है और कैंटन जो है वहाँ के उनका प्रतिबंध है। उनका एक तरीके से वो अधिकार है कि वो भी कानून का कोई प्रस्ताव ला सकते हैं या संविधान संशोधन के लिए उनके सामने जनमत संग्रह के लिए रखा जाता है प्रस्ताव। लेकिन संघीय सभा अपने आप में जो वहाँ की शासन व्यवस्था है उसका क्या है, सर्वोच्च अंग है। दूसरा, अपन यदि इसकी विशेषता के ऊपर बात करें तो अपन देखते हैं कि स्विस संघीय संसद के जो दोनों सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, इन अधिकारों के मामले में चाहे शक्तियों के मामले में दोनों को समान शक्तियाँ दी गई है। ऐसा किसी भी देश में देखने को नहीं मिलता। भारत में यदि अपन देखें तो लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है राज्यसभा की बजाय। अमेरिका की संसद जो है कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, उसका यदि अपन देखें तो प्रतिनिधि सदन के बजाय सीनेट ज़्यादा शक्तिशाली है। ब्रिटेन का यदि अपन देखें तो लोक सभा की बजाय कॉमन सभा ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन यहाँ पर दोनों सदनों को समान बराबर रूप से शक्तिशाली बनाया गया है, बराबर अधिकार और शक्तियाँ दी गई हैं। अगली विशेषता यदि अपन इसकी देखें तो ये है कि दोनों जो सदन है विधानमंडल के, संसद के, उनमें विधेयक एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। अपने यहाँ भारत में ये है कि पहले एक सदन में विधेयक रखा जाता है, फिर वो वहाँ उसके ऊपर विचार विमर्श होता है, उसके वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, उसके बाद वह दूसरे सदन में जाता है। जबकि वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में स्विस संघीय जो संसद है उनके दोनों सदनों में एक साथ विधेयक जो है वो रखा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि दोनों उसके ऊपर स्वतंत्र रूप से और बिना किसी नियंत्रण के खुले रूप से वाद विवाद कर सके, विचार विमर्श कर सके। अब अपन देखेंगे सबसे पहले इसका जो प्रतिनिधि सभा है उसकी रचना, कितनी सदस्य संख्या हो सकती है, चुनाव प्रणाली क्या है, क्या कार्यकाल है, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। सदस्य संख्या जो है प्रतिनिधि सभा की वो 200 संविधान के अनुसार कितनी निर्धारित की गई है, 200 निर्धारित की गई है।
ये जो 200 सदस्य हैं वो कैंटनों से चुनकर आते हैं। यहाँ पर ये निर्धारित किया गया है कि जनसंख्या के आधार पर इनको प्रतिनिधित्व दिया गया। एक तरीके से जो कैंटन है एक निर्वाचक क्षेत्र हो गया, एक निर्वाचकीय जिला हो गया, और प्रत्येक कैंटन के द्वारा अपनी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। लेकिन यदि किसी कैंटन की जनसंख्या बहुत ही कम है तो प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक कैंटन का कम से कम एक सदस्य अवश्य ही होना चाहिए, चाहे उसकी जो जनसंख्या है वो कम ही क्यों ना हो। और ये जो प्रतिनिधि सदन के चुनाव है वो 4 वर्ष बाद में होते हैं, 4 वर्ष बाद में नए चुनाव होते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं चुनाव प्रणाली। तो 18 वर्ष से अधिक आयु का जो पुरुष व्यक्ति है वो प्रत्याशी बन सकता है और उसको मताधिकार का अधिकार भी प्राप्त है। यहाँ देखिए ये व्यवस्था की गई है, जो पादरी है या फिर संघीय सरकार के कर्मचारी हैं और सीनेट के जो सदस्य हैं वो प्रतिनिधि सभा के सदस्य के चुनाव नहीं लड़ सकते। निर्वाचन जो है वो गुप्त मतदान द्वारा होता है और चुनाव की जो प्रणाली है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रयोग के द्वारा चुनाव होते हैं। और इसमें प्रत्येक कैंटन एक निर्वाचन क्षेत्र बन जाता है, जिसमें ये क्या करेंगे कि प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए जो भी दल है वो अपने अपने प्रतिनिधियों की क्या करते हैं, सूची प्रस्तुत करते हैं और जनता द्वारा इस सूची को वोट दिया जाता है। एक तरीके से किसी पर्टिकुलर एक प्रत्याशी को नहीं बल्कि जनता दलों के लिए वोट करती है। जैसा कि अपन ने देखा है अमेरिका की जो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल का चुनाव है जो सूची प्रणाली के अनुसार होता है, उसी तरीके से। और प्रत्येक सूची में उतने ही नाम होते हैं जितने नाम उस कैंटन से प्रतिनिधि चुने जाने हैं प्रतिनिधि सभा के लिए, तो उतने ही नाम उस सूची में होते हैं। और प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग उन्हीं कैंटनों में किया जाएगा जहां एक से अधिक सदस्यों का निर्वाचन होना है। मान लीजिए यदि किसी कैंटन की जनसंख्या इतनी कम है कि वहां से एक ही सदस्य चुना जाना है, तो फिर वो साधारण बहुमत से वहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली काम में नहीं ली जाती, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होना जरूरी है। अब अपन देखते हैं कार्यकाल। कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष रखा गया है और प्रतिनिधि सभा को समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता। जैसा कि अपने भारत में और इंग्लैंड में देखिए संसदीय शासन प्रणाली है, जहाँ समय से पूर्व भी लोकसभा को कार्यपालिका की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है। ऐसी स्थिति स्विट्जरलैंड में नहीं है। 4 वर्ष से पहले एक स्थिति में प्रतिनिधि सभा या संसद का कोई सा भी संगठन जो सदन है वो भंग किया जा सकता है। इसमें देखिए कि यदि संशोधन का प्रस्ताव, संविधान के संशोधन का जो प्रस्ताव है वो पारित करें एक सदन और दूसरा सदन उसका क्या करता हो, विरोध करता हो, लेकिन उसी संशोधन के प्रस्ताव पर जनमत संग्रह के माध्यम से जनता ने क्या दे दी हो, अपनी सहमति दे दी हो, स्वीकृति दे दी हो, तब जिस सदन ने विरोध किया है, जो सदन सहमत नहीं है, उसको क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। इसकी जो बैठकें हैं या जो अधिवेशन है वो मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में होती है, यानी ये 4 महीने जो है वो निश्चित है, इन्हीं महीनों में इसकी बैठकें होती हैं। प्रतिनिधि सभा अपने अधिवेशन जो है वो स्वयं बुलाती है और गणपूर्ति की यदि अपन बात करें तो कुल संख्या का बहुमत इसकी गणपूर्ति रखी गई है। इसके अलावा प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और प्रत्येक सत्र के लिए एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष का निर्वाचन जो है वो प्रतिनिधि सभा करती है। और जो अध्यक्ष है वो बैठकों की अध्यक्षता करने का कार्य करता है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना है या सदन की कार्यवाही को अनुशासनात्मक तरीके से चलाना है। और एक जो अध्यक्ष को और शक्ति दी गई है, अधिकार जो दिया गया है वो निर्णायक मत है। हालांकि वो सामान्य सदस्य की तरह भी मत दे सकता है, लेकिन उसका मत दोनों बराबर होने की स्थिति में उसका मत जो क्या माना जाएगा, निर्णायक मत माना जाता है। जो संघीय सभा का प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष है उसी के द्वारा दोनों सदनों की जब भी कभी संयुक्त अधिवेशन होता है तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष ही करता है। यहाँ पर देखिए अध्यक्ष को कोई वेतन नहीं मिलता है, वो एक प्रतिनिधि सभा के सदस्य की भांति ही वेतन प्राप्त करता है। तो अपन देखते हैं कि न तो वो अमेरिकी स्पीकर की तरह शक्तिशाली है और न ही एक गरिमा का पद जैसा कि ब्रिटेन में माना जाता है, उस तरीके से जो अध्यक्ष बन जाता है एक सत्र के लिए वो दोबारा उस पद पर निर्वाचित नहीं हो सकता है। यानी एक सत्र के लिए, एक साल के लिए जब वो एक सत्र के लिए बन गया है तो दोबारा उसी पद के ऊपर, स्पीकर के पद पर वह निर्वाचित नहीं हो सकता। धन्यवाद। इसके अगले वीडियो में अपन दूसरे सदन सीनेट और संसद की, संघीय संसद की जो शक्तियाँ हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।